So we are live, and let's just wait for people to join in. आपका रमजान कैसा जा रहा है? रमजान सही जा रहा है, कैन नॉट कंप्लेन, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। आपको वैसे फील हो रहा है अभी करंटली यू डोंट नो लाइक व्हाट द राइट टाइम इज टू डू एनीथिंग, बिकॉज सबकी जो है ना टाइम टेबल्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, सो हाँ, लेकिन जब घर में 3 बच्चे होते हैं तो फिर कोई टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होता। इट्स प्रीटी मच ऑटो पे चल रहा होता है, बिकॉज बच्चों के साथ आपको फिर वो फॉरगो करना पड़ता है। यू हैव टू बी अटेंटिव टू टाइम। सो आप टाइम अपना स्केड्यूल जो होता है वो आपको आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इट स्टिल रिमेन्स वेयर इट इज। हाँ नहीं ये बात तो है। So okay, we have viewers. Assalamualaikum everyone, this is Rida Zainab from Creative in the House. Today the guest I have, I don't think she needs an introduction in our community, special needs community. She's very well known, Rabia Aziz. She's the founder of Special Needs Pakistan, which is a very big, a huge support group on Facebook, and she is a motivational speaker who has spoken on a variety of platforms such as TEDx and Women of the World, WIPCON. She was also the Pond's Miracle Woman last year. So without further ado, I would hand over the mic to Rabia. Rabia, please, how are you today? Assalamu alaikum. How are you, Rida? I'm very well, alhamdulillah. So please, although I've given a brief sort of introduction about you, but still tell us a bit about yourself. तो जैसे कि आपने कहा, मेरा नाम राबिया अजीज है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्पेशल नीड्स पाकिस्तान। लेकिन उससे भी पहले, स्पेशल नीड्स पाकिस्तान से भी पहले, आई एम अ मदर ऑफ 3। आई एम अ डॉटर, अ सिस्टर, अ वाइफ, अ डॉटर इन लॉ, एंड आई हैव मल्टीपल रोल्स। तो मल्टीपल रोल्स जगल करती हूँ। आई एम अ टीचर टू माई चिल्ड्रन। I'm missing their teachers currently, क्योंकि इस वक्त under lockdown homeschooling has been quite unrewarding. I can't even imagine. एंड स्पेशल नीड्स पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था 7 साल पहले, जब मैंने अपनी बेटी के लिए ब्लॉग करना शुरू करा था, जस्ट फॉर माय ओन माय ओन मोटिवेशन। मैंने डेली उसके बारे में ब्लॉग करना शुरू करा था, एंड देन स्लोली लोग जो पढ़ रहे थे, पीपल स्टार्टेड शेयरिंग माय स्टोरी, एंड इन 6 months बाय 2013 के मिड में मैंने स्पेशल नीड्स पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म शुरू करा था ऑन फेसबुक, and it's been a journey since, working in hospitals, working in maternity clinics, orphanages, special schools, street schools, footpath children, जो कैंसर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, पहले आयशा मंजिल पे होता था और अब वो इंडस हॉस्पिटल से ने उसको अडॉप्ट कर लिया। सो मल्टी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, एंड करंटली एट होम विद द लॉकडाउन। अच्छा, तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं, यू से दे स्टार्टेड आफ्टर योर डॉटर, राइट? जो इन सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हैं। कैन यू टेल अस हाउ ओल्ड योर डॉटर इज राइट नाउ? My daughter, mashallah, se turned 7 in January. And my daughter was born with a syndrome called Apert syndrome. उस वक्त 7 साल पहले उसकी रेयरिटी ज्यादा थी, इट वाज 1 in 80,000। अब उसकी जो रेयरिटी है वो है 1 in 60,000। एंड एपर्ट सिंड्रोम में जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज जैसे मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरी बेटी की उंगलियां फॉर्म नहीं थी और उसकी पाँव की उंगलियां जुड़ी हुई थी, और सर का शेप, उसका सर के जो स्कल है, स्कल बोन, वो 3 जगह से फ्यूज थी।
So my daughter was a mixture of Apert syndrome because उसकी type 1 head था, type 2 feet थे और type 3 hands थे. The hands are called rosebud hands, जो सबसे worst category के होते हैं. And जो मैं इस situation में आई कि मैंने एम्पैथी सीखी, काइंडनेस सीखी, टॉलरेंस सीखी, वो आलिया की ही वजह से सीखी. बिकॉज आलिया के आने से पहले मैं भी, एंड मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने की, कि आई वॉज इनफैक्ट एक शख्स जो रैट रेस में फंसा हुआ था. एंड आई वॉज वॉन्टेड टू अचीव द बेस्ट, वॉन्टेड द बेस्ट फॉर माई चिल्ड्रन, wanted to do the best, be a very high oriented career woman. And आलिया के आने से हर चीज में एक रोका लग गया और दुनिया को और जिंदगी को मुझे एक नए नजरिए से देखने की फुर्सत एंड इजाजत मिली. ब्यूटीफुल. जैसे कि आपने बताया ऑलरेडी कि इट वाज वेरी रेयर, ऑल्दो उसकी रेयरिटी कम हुई है, बट स्टिल इट्स अ रेयर सिंड्रोम. इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. So it is random genetic mutation. उसका ये मतलब होता है कि it is genetic. However, random genetic mutation का ये मतलब होता है कि मेरे और मेरे husband cousins नहीं थे. We weren't family relatives or anything. And आलिया की ये random genetic mutation हुई थी, which means that it can happen to anybody. Anyone. Okay. Okay. So she does not carry the gene. She does not carry the mutation in her gene. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कल को आलिया was to have kids, her kids would have a 50% chance of either acquiring Apert or not acquiring Apert. Okay. So Alia was born and she had Apert syndrome. What was your first sort of, I don't know how to word it, maybe reaction or something? क्या आपकी उस वक्त feelings थी, immediate feelings? Immediate feelings तो तकरीबन देखें 2 हफ्ते पहले of my first born was a natural delivery. So सोचा यही था कि second भी natural delivery ही होगी. लेकिन जब मैं अपने 38th week के ultrasound के लिए गई, तो the sonologist said कि भाई there's some facial embossing happening on the face. और हमें उसके बच्चे के features सही तरह नहीं दिखाई दे रहे inside the womb. Which was very difficult because I mean सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे for me to finally meet my child after इतने grueling 9 months. And उस वक्त ये समझ में आया कि जब बेबी को emergency C-section में लेके गए and you know I finally saw the baby and gynecologist and pediatrician ने समझाया कि ये problem है. So immediate reaction, obviously there was grief, there was acceptance, there was a lot of other mixed feelings, but जो सबसे important चीज थी ना रिदा, वो ये थी कि मैं अपने बच्चे को किस तरह help करूंगी. How will I help her? So I need to be so well informed ताकि मुझे जब मैं reach out करूं and specialist से बात करूं and surgeon से बात करूं, I know कि क्या बात हो रही है. Because you see, uninformed जब हम लोग जाते हैं inside clinics, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको तो पहला दिन या पहला month सिर्फ समझने में लग जाता है कि भाई क्या रहा है specialist, what is happening. So when you are well informed, जब आपकी आगाही इतनी leveled up है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर आप अपने बच्चे को और मजीद help कर सकते हैं. बिल्कुल. So this goes without saying कि जाहिर सी बात है जब किसी का भी बच्चा होता है, भले वो पहला बच्चा हो या वो दूसरा हो या तीसरा हो, the celebration is the same, the anxiety is the same, and the post baby depression is the same also. हम लोग एक बात को बिल्कुल इधर नजरअंदाज कर देते हैं कि भले आपका बेबी जो हो वो जैसे हम लोग कहते हैं कि टिपिकल बेबी है या नॉर्मल बेबी है, हम उसके साथ भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है. एंड सो इमेजिन करें जब अगर आपका डिफरेंटली एबल्ड बेबी पैदा हुआ है या स्पेशल नीड्स का बेबी पैदा हुआ है, तो उसके बाद इट इज मोर टेनफोल्ड. सो औरत का ख्याल रखना, मदर का ख्याल रखना, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना, इस किस्म का सपोर्ट सिस्टम is what I wanted to create with Special Needs Pakistan. इसी पे I would like to ask कि आपने डिटर्मिनेशन तो थी, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर थी,
तो लेकिन बीइंग इन दिस सोसाइटी आप क्या कहेंगी कि did you get the support which you obviously deserve उस वक्त? क्या आप जो है ना, what are your comments on that? देखिए, आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मैं तालीम याफ्ता थी। मुझे कभी उस तरह से मेरे पेरेंट्स ने रेज नहीं किया था जहाँ पे मुझे सोचना पड़े या समझना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। So for some odd reason I was very blessed कि ये जो particular statement है ये वैसे ही मेरे लिए एक बहुत ही नजरअंदाज कर देने वाला statement था कि लोग क्या कहेंगे, because frankly speaking मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि कोई और मेरे बारे में क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। एंड ये बहुत ही अर्ली ऑन हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर इम्बेड कर दिया था। However, having said that, लड़की होना हमारे माशरे में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे ही आ जाती हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं ये कह रही हूँ कि वो घर वालों की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इट्स एक्चुअली अ कल्चरल इम्पोजिशन, इट्स इन्फोर्स्ड। तो ये सारी चीजें कि हाय यू नो सिस्कियां सुनना, उफ अल्लाह अब क्या होगी, इसकी शादी कैसे होगी, अभी तो मैं अपना सर ही रैप कर रही हूँ कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है, और ये भी साथ साथ सुनने को मिल रहा है कि अब इसकी शादी कैसे होगी। सो ऑब्वियसली द स्टिग्मास एंड द टैबूज आर देयर। लेकिन जो आप अपने कानों से अपने जो आपकी जो एक होती है एबिलिटी टू लुक थ्रू एंड लुक बियॉन्ड, राइट? तो ये आपके एक माँ जिसके घर में स्पेशल नीड्स का बच्चा या किसी भी नीड्स का बच्चा जो पैदा होता है, आई सिंसियरली बिलीव कि उस माँ को अपना जो दिल है और अपने जज्बात पे एक बहुत बहुत टाइटेनियम का एक स्ट्रैप बांध लेना चाहिए। बिकॉज नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, you will have to hear comments like, oh, what is wrong with her face? Hey, what is wrong with the fingers? And you see, it is not just for you, it is for your children, your other children, जो उस बच्चे के siblings हैं. It is for everybody, you know. So it is very important कि आप ये सोच सके कि लोगों की हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि लोग बात करेंगे, एंड अगर हम इस रील में फंस गए कि लोग क्या कहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों का ट्रेडिशन है बातें करना, एंड लोग हमेशा बातें करेंगे, भले वो अच्छे के लिए हो, भले वो बुरे के लिए हो। अच्छा, एक तो इस टाइप की भी बातें कहते हैं ना कि होगा क्या, लेकिन वो साथ में कुछ क्या कहते हैं अनसोलिसिटेड एडवाइस भी मिल रही होती है कि अच्छा आप ये कर लें, वो कर लें, इसके पास ले जाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके साथ भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? एब्सोल्युटली। और देखिए एक चीज मैं बताती चलूं, जब बिकॉज हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन 7 साल पहले हम लोग बहुत अवेयरनेस लैक करते थे, अब थोड़ा सा प्रोग्रेस एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग फिर भी आ गई है, लोगों में टॉलरेंस एंड काइंडनेस आ गई है। लेकिन अनसोलिसिटेड एडवाइस, जैसे आपने कहा कि अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो या अगर आपको किसी भी तरह की एलिमेंट हो, आपको 10 मशवरे आएंगे कि ये भी कर लो, इनके पास भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, होम्यो भी कर लो, you know. So yes, you will get a lot of unsolicited advice, लेकिन it is up to you what you feel that you want to take on. As Alia's mother, जब मुझे उस वक्त नहीं पता था इतना स्पेशलिस्ट के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, इतना मेरा नेटवर्क नहीं था, तो उस वक्त जो मुझे एडवाइस मिलती थी कि इस ऑर्थोपीडिक के सर्जन के पास चले जाओ, इधर न्यूरो सर्जन के पास चले जाओ, मैं डोर टू डोर मैंने हर दरवाजा खटखटाया। मुझे जो एडवाइस मिली पहले 9 महीने में मैंने हर वो काम किया जो किसी ने मुझे बताया कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज, यू नो। तो मुझे हर वो चीज सक्सेसफुली अटेम्प्ट करनी थी कि क्या पता इससे मेरी बच्ची की कोई बेहतरी हो। सो you are your child's best advocate, you are your child's only advocate. तो अगर आपको टू मच एडवाइस मिल रही है, उसमें भी आपने ही अटेम्प्ट करके उसको देखना है कि आपने कितना सुनना है और कितना सीव आउट कर देना है, कि कितनी एडवाइस जो है आप कितने लोगों को बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं लेनी आपकी एडवाइस, राइट?
True. या आप अपना दिल बड़ा करें और आप कहें कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स गिव मी एडवाइस, आप सुने लेकिन उसको दरगुजर कर दें. So and I would say that that's is the really way good to advice. go. So Alia is your second child, right? Yeah. So how would you say your first child understood what Alia was going through? उनका क्या आपस में bond develop हुआ, किस तरह से हुआ? How you explain to your first child कि this is your sister and this is what she has? थोड़ा सा वो dynamic बता दें. तो आई थिंक इस लिहाज में जो मेरी फैमिली है एंड यू नो उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माँ को encouragement मिले, माँ को सपोर्ट मिले. अगर माँ को encouragement और सपोर्ट मिलेगी then she'll be able to think clearly. वो क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले पाएगी. लेकिन अगर वो ही बेचारेपन में और हाई बेचारी और उसके अंदर वो दब जाएगी तो she will not be able to think clearly. So मेरा when I brought the baby home हमारे घर में वैसी ही सेलिब्रेशन हुई थी जैसे कि किसी भी बच्चे की बर्थ पे होती है. तो जो छोटे बच्चा था घर पे या छोटे बच्चे थे घर पे वो वैसे ही एक्साइटेड थे कि ओ वाओ यू नो बेबी इज कमिंग, बेबी इज कमिंग. जब बेबी आई तो उसके साथ थोड़े दिनों के बाद हम लोगों ने अनरैप करना शुरू करा और बताना उसके साथ जेंटल रहो, डोंट टच हर. बिकॉज जो फर्स्ट 6 मंथ थे वो बहुत ही एक ग्रूलिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज मेडिकली आलिया की बहुत सारी अटेंटिव नीड्स थी एंड रिक्वायरमेंट्स थी. हालांकि आई थिंक कि अगर आप उसको बिल्कुल फ्लो में जाने दें तो एक आप बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देखते हैं जो बच्चे खुद सवालात पूछते हैं एंड इट इज द ओननेस इज अप टू यू कि आप उन सवालात का जवाब कैसे देते हैं. तो जब उसने मुझसे पहले दफा पूछा कि बट उस वक्त वो सही तरह बोल भी नहीं सकता था, इतना कोई चैटी वो बच्चा नहीं था. वो ऑलमोस्ट 3.5 साल का होने वाला था. एंड उसने मुझसे पूछा कि बट आलिया के हाथ क्यों आपने रैप किए हुए, इजंट शी फीलिंग हॉट? तो मैंने कहा बट सारे बेबीज के हैंड्स मिटन्स में होते हैं. एंड why are her eyes so big? मैंने कहा because her sockets are really big and Alamia made her eyes really big because she can see better everything. And he's like, oh, I don't have big eyes. Cute. It's okay. Your eyes are still beautiful. They're still, you can still see. एक ऐसी blessing आती है जो हमें नई चीजें सिखाती है. मैंने आलिया के पैदा होने तक कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी उंगली का सुबह में उठ के शुक्र अदा करूंगी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी फिंगर्स. जो भी आपका खुदा है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं आप उसको रीच आउट करके आप शुक्र करते हैं एंड यू आर ग्रेटफुल एंड यू ऑफर ग्रेटिट्यूड. एंड विद आर्यन हु इज माय फर्स्ट बॉर्न आई थिंक एक बहुत ही फ्लूइड किस्म की रिलेशनशिप थी जहाँ पे एक बड़ा भाई ने एकदम से अज्यूम कर ली थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी छोटी बहन की तरफ. एंड वो मेरे साथ हॉस्पिटल्स में भी जाता था, थेरेपीज में भी वेट करता था, सर्जरीज के बाहर भी वेट करता था. तो एक पेशेंस डेवलप हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो गया और इतनी एक उसके अंदर रिस्पेक्ट अपनी बहन के लिए डेवलप हो गई कि ओ माय गॉड शी हैड अ हेड सर्जरी, ओ माय गॉड शी हैड अ फिंगर सर्जरी, ओ माय गॉड अब इसकी फिंगर्स हैं. तो इन हिज माइंड she was not a child जिसकी कोई different needs थी. She was a child who was a warrior because उसने क्या कुछ नहीं अचीव कर लिया था until she was 1. So you see the kind of concept जो आप अपने बच्चों में inculcate करेंगे वो ही reflect करेगा वापस बाद में to the other children. True. Yeah, that's really beautiful and I hope उन लोगों का बॉन्ड हमेशा इसी तरह रहे. आपने राबिया थेरेपीज का जिक्र किया है तो प्लीज थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिएगा कि व्हेन डिड हर थेरेपी स्टार्ट, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व था एंड इन आवर सोसाइटी अगर आप हम एवरीवन नोज के हमारी सोसाइटी में थेरेपीज किस तरह की हैं और अब इम्प्रूव हो रही हैं. तो लाइक अबाउट 6 years ago क्या क्वालिटी थी, व्हाट डिड यू फाइंड
Was it good? What did you find lacking? थोड़ा सा ये explain कर दें. तो रिदा 7 साल पहले आलिया की जो थेरेपी थी वो उसके पैदाइश के चौथे दिन पे शुरू हुई थी. अच्छा. एंड क्योंकि अगेन मैंने अपने आप को फैसिलिटेट इस तरह से किया था, मेरा जो मेजर वेपन था ऑफ फाइटिंग दिस बैटल वाज कि मैंने अपनी अवेयरनेस इतनी ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थी मैं, एंड नॉट क्योंकि मुझे पहले से पता था, मैंने कभी एपर्ट सिंड्रोम के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन मैंने पहले 48 घंटे में मैंने स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, सब कुछ जो एपर्ट सिंड्रोम पे इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर वाज अवेलेबल, मैंने अपने आप को उससे इक्विप कर लिया था. You did not feel overwhelmed? Sorry for interrupting. Overwhelming. You know sense, that it, yes, that is what I'm saying कि overwhelming थी. जितनी देर मैं पढ़ रही थी उतनी देर मैं रो रही थी. आई थिंक पहला महीना मेरा फेस इतना सूजा हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है. एंड दिस मॉर्निंग ऑल्सो वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैंने उनकी जो उनकी फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट थी उनके साथ मेरा आज इंटरव्यू था. एंड यू नो it is quite marvelous where Alia has come now. So early intervention and मुझे जो एक सुहेल सलात होते थे खान में, उन्होंने मुझे एक चीज बता दी थी. उन्होंने कहा था बेटा तुम घर ले जाओ, इसको बहुत सारा प्यार दो, लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन. ये उन्होंने मुझे पहले दिन बोला था. एंड जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि बट मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मुझे तो एक रेगुलर पीट के पास जाने के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीनेशन लगनी है या क्या. तो ही सेड अर्ली इंटरवेंशन, ये 2 लफ्ज हैं, ये तुम बांध लो एंड जो हो सके अपनी बेटी के लिए पहले 900 दिन या पहले 1000 दिन में उसके लिए करो, बिकॉज उसके बाद इट्स ऑल द सेम. तो जो तुम उसको हेल्प कर सकती हो पहले 1000 दिन में इज द हेल्प दैट शी विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम. सो जो थेरेपी थी, जब हम लोग हॉस्पिटल्स में कंसल्टिंग क्लिनिक्स में गए थे तो उधर यू नो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ, न्यूरो सर्जन्स के साथ अपॉइंटमेंट्स हुई, आलिया का केस डिस्कस हुआ. एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि एवरीबडी वाज सेइंग वेट एंड वॉच, घर ले जाओ, प्यार दो. मैंने कहा कि हाउ कैन इट बी कि इतने यू नो सोफिस्टिकेटेड सर्जन्स हैं, इतने यू नो टॉप ऑफ द लाइन स्पेशलिस्ट हैं, वो मुझे हर कोई मुझे एक ही चीज कह रहा है कि भाई टेक her home and give her a lot of love because Alia has a long way to go. उस वक्त मैं चल रही थी फ्रॉम कंसल्टिंग क्लिनिक्स, तो एक नर्स थी एंड उसने मुझे बोला कि आप जरा रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है, जो फिजिकल थेरेपी का जो डिपार्टमेंट है, आप उधर नादिया आशिक के पास ले जाएं अपनी बच्ची को. एंड तो आप सोचें कि जो आपने पहले वाली बात करी कि आप कोई भी सजेशन, कुछ भी हेयर से आपके कानों तक पहुंचता है ना, यू आर विलिंग टू डू दैट, राइट, बिकॉज देयर इज नो लॉस. सो मैं कंसल्टिंग क्लिनिक्स के बिल्कुल अक्रॉस है इनका फिजिकल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, और उधर मैं पहुंची और मैंने कहा मुझे नादिया आशिक से मिलना है. ऑब्वियसली 3 दिन तो मैं काट चुकी थी कंसल्टिंग क्लिनिक्स में, 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेट करने का, लेकिन इस वक्त मुझे बोल दिया गया कि उनकी बैक टू बैक थेरेपीज हैं, वो आपको नहीं मिल सकती. तो 4 दिन की बच्ची मेरे हाथ में, पोजीटो में लिपटी हुई विद अ लॉट ऑफ मेडिकल नीड्स. नया मेरा सी सेक्शन हुआ ऑफ 4 days. एंड जो माँ सी सेक्शन के थ्रू गुजरी है उसको पता है कि A स्टिचेस, B नर्सिंग, सो फुल आपके जो चेस्ट होता है, जो आपको नर्सिंग जो आपको करनी होती है बच्चे को एवरी 40 minutes या 1 hour, दैट. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पेनफुल थिंग्स, एंड साथ में आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको कोई एक साइन दे दे, क्योंकि आपको कुछ नहीं आइडिया है. एंड देयर आफ्टर मैंने काफी रोना धोना कर लिया, काफी मैं चीखी चिल्लाई इस डिपार्टमेंट में. तो एक खातून अपीयर हुई और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, काम डाउन, टेल मी व्हाट इज द थिंग. तो मैंने फिर उन्होंने मुझे लेके गई अंदर एंड एग्जामिनेशन टेबल पे उन्होंने आलिया को देखा. फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम इसको लपेटो, नर्स करो, मैं वापस आ रही हूँ. जब वो वापस आई तो उन्होंने 40 minutes लगा के सिर्फ मुझसे बात करी एंड मेरी हौसला अफजाई करी एंड मुझे काउंसल किया.
बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम जो 4 दिन पहले होना चाहिए था रिदा, कि 4 दिन पहले मेरी काउंसलिंग होनी चाहिए थी। मुझे ये बताना चाहिए था हॉस्पिटल वालों को कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लें, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लें, या आप ये सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लें। सपोर्ट ग्रुप्स तो मैंने ज्वाइन कर लिए थे बहुत सारे ऑनलाइन, फेसबुक पे भी और दूसरे डिफरेंट शहरों के भी, लेकिन ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारे पास नहीं था एक सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट सिस्टम। और अभी भी जो मदर्स होती हैं उनके लिए काउंसलिंग फैसिलिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज ये थी नादिया आशिक जिन्होंने मेरी रियली उन्होंने मेरा थ्रेशोल्ड बढ़ाया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि राबिया अगर तुम स्ट्रांग होगी तो तुम आलिया के लिए कुछ भी कर सकोगी, लेकिन अगर तुम इस तरह शैटर्ड रहोगी और हर जगह रोगी धोगी चीखोगी चिल्लाओगी तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा और तुम अपनी बेटी को हेल्प नहीं कर सकोगी। दैट वाज माय फर्स्ट काउंसलिंग एक्सपीरियंस, एंड सो थेरेपीज बिगैन फ्रॉम डे 4। माशाल्लाह। और अब उस वक्त चले आपकी काउंसलिंग हो गई एंड नाउ यू हैव कम सो फार, अब आपको चेंज नजर आता है थोड़ा बहुत कि डू यू फील के अर्ली ऑन मदर्स को अब सपोर्ट मिल रहा है टू सम एक्सटेंट? जी, अब देखें प्रोग्रेशन जहाँ पे हम देखते हैं, प्रोग्रेस जहाँ पे हम देखते हैं, उसके साथ हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, लैक ऑफ डिनायल। तो जो पेरेंट्स जो बहुत साल डिनायल में गुजार देते थे, अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि इवन इफ वो बंद दरवाजों के पीछे कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस इज कमिंग इन। सो एक्सेप्टेंस के साथ क्या होता है कि जो आपका जो ग्रीफ होता है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि देखें एक तरफ से अगर हम सोचें तो हम लोग हमेशा सोचेंगे कि मेरे बच्चे का थोड़ा सा बेहतर हो जाए, उसके लिए कुछ फैसिलिटी बेहतर हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब आप अपने खुद के ग्रीफ से निकल जाते हैं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और ये एक चीज है जो मैं बहुत सारी मदर्स को बताती हूँ कि देखें, हम जब रो रहे होते हैं या हम जब सोच रहे होते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्यों हो रहा है, वाई मी, तो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम अपने आप को अपने बच्चे की इक्वेशन में से निकाल दें कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, अगर हम ये टू मी हटा दें इस इक्वेशन में से, एंड देन वी थिंक अबाउट ओके दिस इज हैपेंड एंड दिस इज हैपनिंग विद आवर चाइल्ड एंड ये इनकी जिंदगी है, तो हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ओके वी हैव टू बी देयर फॉर देम। एंड जो आपने सवाल किया अबाउट सपोर्टिंग मदर्स, तो yes there has been a change, more mothers are stepping up, बहुत सारी ऐड कर रही होती हैं अपने आप को ग्रुप के साथ, एंड देन हम उनको पेयर करने की कोशिश करते हैं। सो इफ देयर इज अ मदर हु रीचेस आउट एंड सेज के ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट डजंट मैटर कि वो किस स्ट्रैटा की हैं, राइट, इट डज नॉट मैटर कि वो उर्दू में टाइप कर रही हैं या वो टूटी हुई decoded टाइप लैंग्वेज में टाइप कर रही है, somebody on the group is always there to facilitate. And I would say that is a huge achievement because जैसे आपने भी बात की कि स्टार्ट में आपको सपोर्ट की जरूरत होती है कि कोई someone needs to lift you up, आपकी encouragement करे, and then you can be strong for your child. क्योंकि अगर आप बर्न आउट हो जाएं तो फिर what are you going to do? बर्न आउट से ही इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि you obviously worked really hard for your daughter, you went to places. Did you like वो burnout वाली stage आप पे आई कि बस I can't do it anymore? I would say कि I'm very fortunate कि मैं आलिया के साथ अमेरिका में ट्रैवल किया था, और जब मैं उधर थी उसकी बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्जरी के लिए, तो सबसे पहला जो सवाल मुझसे उधर पूछा गया था कि आर यू इन थेरेपी, एंड मैंने कहा था why would I be in therapy, and they're like, and this is when Alia was 9 months. So I said, but why would I be in therapy? And they're like, no, my child, you need to be in therapy so that you are
क्लियर हेडेड इनफ कि आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकें, बिकॉज अभी तो आप इसे सर्जरी के अंदर भेज रही हैं, बट व्हेन शी कम्स आउट इट्स गोना बी अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. यू विल हैव टू, जब ये आईसीयू से निकलेगी और जब ये स्टेप डाउन में आएगी, तो स्टेप डाउन के बाद आपको इसकी स्टिचेस का ख्याल रखना है, आपको इसकी स्टिचेस की वुंड ड्रेसिंग करनी है, आपको सब कुछ करना है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि हम इन पाकिस्तान टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हम इधर आते हैं, इधर रहते हुए हम यस हमारी पोस्ट ऑफ केयर जो है वो इतना इतना अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन येट अगेन we are much better off than other places. एंड जहाँ पे मुझे अपनी बेटी की स्टिचेस वगैरह सब का ख्याल करना पड़ा, रखना पड़ा, दिन में उसके 5 ड्रेसिंग्स होती थी. दिन की 5 ड्रेसिंग्स का मतलब है उसके सर की और उसकी 5 उंगलियों के बीच में तकरीबन 100 बैंडेजेस होती थी. तो आप ये समझ सकती हैं कि पहले मैं वो सारे स्ट्रिप्स कट करके रखती थी, फिर सोक करती थी, फिर उसकी प्रीवियस बैंडेजेस रिमूव करती थी, फिर नए ड्रेसिंग्स लगाती थी, फिर कुछ घंटे बाद उनको दोबारा सोक करके. सो इट वाज, मेरा जो पूरा दिन होता था फॉर 6 months was just this. तो 12 घंटे मैं करती थी और 12 घंटे मेरी अम्मी ही करती थी. एंड दिस इज हाउ वी वुड वर्क अराउंड द क्लॉक एज नर्सेज. जहां तक ये सवाल है अबाउट मी फेसिंग, yes absolutely there have been many a times जहाँ पे मेरी बिल्कुल जैसे एक बस हो जाती है, क्योंकि आप कहते हो कि अब मैं और क्या करूं, कितना करूं फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं एक बंदा हूँ, मैं कितनी कितनी सर्जरीज करवाऊं, मैं कितने थेरेपीज के बाहर बैठूं, मैं कितना काम करूं. सो आई डू फील दैट वहां पे सपोर्ट ऑफ द स्पाउस इज वेरी वेरी क्रूशल. अगर आपका स्पाउस स्टेप अप करके हेल्प आउट नहीं करेगा, आपकी बात आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा और आपकी मदद नहीं करेगा, तो आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं. बिकॉज यू आर अलोन, यू आर जस्ट कंप्लीटली अलोन. एंड इट डजेंट मैटर कि आपके साथ आपकी मदर हेल्प कर रही हो, आपके फादर हेल्प कर रहे हो, आपके इन लॉज हेल्प कर रहे हो, कोई भी आपकी बहन भाई हेल्प कर रहे हो, लेकिन जब तक स्पाउस सपोर्ट नहीं होता तब तक इट बिकम्स वेरी टीडियस, एक्सट्रीमली टीडियस. तो स्पाउस का 100% सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. एंड जहां तक बर्नआउट की बात होती है, बिकॉज जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं दे डू फेस अ लॉट ऑफ बर्नआउट. तो उसके लिए मैं कहूंगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, be in therapy, because therapy does matter. And if you can't afford it, then find a support system, which I mean जैसे हम लोग स्पेशल नीड्स पाकिस्तान पे ऑफर करते हैं कि there are a lot of mothers जो सेम बोट में होती हैं, तो when they are in the same boat तो वो आपको आपकी बात सुन सकती हैं, आपको समझ सकती हैं बेहतर. And the only thing you need is to be heard out. क्योंकि फिर जब आपका खुद का कंटेनर खाली हो जाएगा तो आप फिर दोबारा से उस दौड़ में लग जाएंगे जहां पे आप अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हैं. आपने अभी स्पाउसल सपोर्ट की बात की है, तो what was your husband's reaction to Alia's condition, and how would you say he helped you out, helped Alia out? इनिशियली जब आलिया पैदा हुई तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने पूछा कि भाई व्हाट डू यू वांट टू से, हाउ डू यू वांट टू पुट दिस आउट, बिकॉज मैं तो बहुत क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि यू नो ये हमारी बच्ची है और दैट्स इट, वी हैव टू इंट्रोड्यूस हर. एंड माय हस्बैंड सेड टू मी कि राबिया वी विल टेल इट एज इट इज. So I think that was a very important moment in my life also, जहाँ पे बहुत कम, my husband is a man of very few words anyway, he's a very reserved and patient and very few words, he doesn't talk much. तो उन्होंने जब ये कहा कि you know it is what it is, तो उससे मुझे बहुत support मिली थी, because that meant that the battleground was mine and I could facilitate my child however I wanted to. मैं जो करना चाहती थी, यस उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उन्होंने हर वो चीज को आलिया के लिए अफोर्डेबल बनाया जिसके अंदर मैंने कहा कि ये इसके लिए बेहतरी है, दिस नीड्स टू बी डन फॉर हर. एंड इनिशियली जब ये हुआ था कि मैंने उनसे कहा, जिक्र किया कि यू नो आई हैव टू टेक हर अब्रॉड फॉर सर्जरीज, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि राबिया आर यू श्योर कि इसको बाहर लेके जाना है, कैन इट नॉट बी डन लोकली.
तो मैंने बोला कि नो, दे हैवंट डन दैट मेनी सर्जरीज ओवर हियर, इधर केसेस ही नहीं है, तो उन्होंने सर्जरीज करी ही नहीं है, तो हमारा बच्चा जो है वो पहला बच्चा होगा. And it's I don't know how comfortable I feel about that, even though the team was very very supportive. They were, लेकिन मेरी बच्ची जब and I am very open like that. तो जब आलिया जब जाती थी हॉस्पिटल, तो एक पूरी ब्रिगेड ऑफ रेजिडेंट्स आती थी उसको देखने के लिए. एंड यू नो वो मुझसे बहुत हडल अप होके पूछते थे कि कैन वी सी हर, कैन वी look at her feet, and I used to say absolutely, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं देखोगे, अगर तुम उसकी कंडीशन नहीं देखोगे, तो the next child who comes in, you are going to be completely oblivious. So please see, please touch, please, बस gentle, but please have a look at her. And I still remember that room of residents जब वो आया था, Dr. Fazlur Rahman, very very competent plastic surgeon at Aga Khan, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा, बहुत गाइड किया पहले 9 months of Alia's journey. एंड उनके रेजिडेंट्स आते थे देखने के लिए. एंड यू नो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं पेरेंट्स को अभी भी कहूंगी कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट व्हाट आपके बच्चे की जो भी लैकिंग्स हैं, जो भी उसकी चीजें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे, लेकिन इन अ टीचिंग हॉस्पिटल प्लीज शेयर इट विद द रेजिडेंट्स, बिकॉज कल को यही रेजिडेंट्स जो हैं वो स्पेशलिस्ट बनेंगे, और जितना इन्होंने देखा हुआ होगा वो उतनी ही बेहतर ट्रीटमेंट कर सकेंगे फिर. एग्जैक्टली. हाँ, नहीं मतलब इनफैक्ट वही बात है कि ऑल्दो इट्स अंडरस्टैंडेबल टू सम एक्सटेंट कि इट्स योर चाइल्ड, you want to protect him or her, but you also have to think what will happen in the future, right? Because more people are going to come in, and then फिर आप लोग ही कंप्लेन करेंगे कि we don't have competent people in the country, so you didn't give them opportunities. फिर ऐसा ही. अच्छा राबिया, मुझे बताएं, आपने जो सोशल केयर इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आलिया केयर पैकेजेस, इट्स ऑब्वियसली नेम्ड आफ्टर हर. So tell us about it. How did that idea form? So आलियाज़ केयर पैकेजेस के साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि मैंने जब आलिया पैदा हुई थी तो कैरी लिंच थी इन शिकागो, जिसको मैंने फॉलो करना शुरू करा था, जिनकी बेटी जो थी मैरी केट, वो आलिया से तकरीबन 1-1.5 साल बड़ी थी. एंड मैरी केट वाज सो, उसका जो केस था वो सो सिमिलर टू आलियाज़ कि मैंने कैरी और मैरी को फॉलो करना शुरू कर दिया था. एंड दे हैड रन दिस चूज काइंड कैंपेन इन शिकागो. एंड यू नो मैंने उनको रीच आउट किया, एंड मैंने कहा कि कैरी, यू नो दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू in Pakistan because we don't have any kind of initiative. Yes, we are a very very charitable country, but you know, on a small scale for mothers, there's not so much of support and initiative. And मैं चाहती हूँ कि लोग जो हैं हमारे सोसाइटी के वो नरम दिल बने, you know, they are tolerant, they are kind, they are compassionate, they are empathetic. And she was very gracious enough कि उन्होंने कहा कि of course use the banner choose kind Pakistan and you know शुरू करो. उधर से ही मेरी फिर जान पहचान होने लगी with a lot of people who were running other initiatives. तो जो पहला इनिशिएटिव था वो मैंने आयशा मंजिल पे उस वक्त कैंसर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रन होता था, तो मैं उनको केयर पैकेजेस बना के देती थी. एंड उधर से बहुत कुछ सीखा भी मैंने, बिकॉज इवन दो वो इतने दूर इलाके में था, उधर मैंने देखा कि बच्चे जो हैं उनके माँ बाप उनको मीलों मील चला के लेके आ रहे हैं. एंड दीज आर चिल्ड्रन जिनकी कीमो चल रही होती है, स्टैंड्स के साथ आ रहे हैं, कनोलास लगे हुए आ रहे हैं, यू नो आपके क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं बैंडेजेस में आ रहे हैं, नई सर्जरीज के साथ आ रहे हैं. एंड गर्मी, तिक्कड़ धूप, डस्ट, धूल, और फिर जब वो अंदर जाते हैं तो कोई किस्म का कोई अवेयरनेस नहीं होती कि बच्चों के लिए कोई फैसिलिटेशन हो, कोई बबल्स हो, कोई कलरिंग बुक्स हो. तो जब मैं आलिया के साथ हॉस्पिटल्स में थी, जब मैं आलिया के साथ वार्ड्स में रहती थी, पूरी पूरी रात उधर बाहर एक बेंच पे बैठी रहती थी, तो मेरा बेटा मेरे साथ होता था अमेरिका में. एंड दीज आर कॉल्ड चाइल्ड केयर सर्विसेज. तो पहली दफा मैंने ये देखा था कि चाइल्ड केयर सर्विसेज वो होते हैं जो बाकी जो आपके बच्चे होते हैं उनके लिए,
फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और जो बच्चे आपके सर्जरी में से निकलते हैं या हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनके लिए वो एक केयर पैकेज बना के लेके आते हैं। एंड द केयर पैकेजेस आर वेरी सिंपल। उसके अंदर एक ब्लैंकेट होता है, उसके अंदर बबल्स होते हैं, उसके अंदर प्ले डो या प्लास्टिसीन होता है, कलरिंग पेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉटल या जूस बॉक्स होता है। तो वही इनिशिएटिव फिर मैंने आलियाज केयर पैकेजेस के साथ शुरू करा, फर्स्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन कैंसर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग ये बहुत स्पेशलाइज्ड केयर पैकेजेस बनाते थे। अब वो जो है कैंसर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है वो इंडिस हॉस्पिटल ने अडॉप्ट कर लिया है, तो अब वो केयर पैकेजेस उधर होते हैं। एंड देन देयर वर डिफरेंट पैकेजेस ऑफ डिफरेंट अरीनाज। तो अगर मैटरनिटी पैकेजेस थे तो वो मामा बेबी फंड है जो नेहा मनकानी चलाती हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग सोशल केयर इनिशिएटिव है। तो मैटरनिटी पैकेजेस डिफरेंट होते थे, जिसके अंदर फर्स्ट मंथ की जरूरियात, एक टब, एक मगा, एक बच्चे के डाइपर्स, औरतों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स, माओ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स, और बच्चे की फर्स्ट मंथ की जितनी भी जरूरियात की चीजें थी उस टब में मौजूद होती हैं। Because that tub will take them not only through the first month, that tub will take them through the first year and maybe more. So street children के लिए different packages थे। ईद और दिवाली और क्रिसमस के वक्त पे the packages are different. They are more catered towards the cultural or religious celebration. And then different volunteers from the group and from my family. मेरी फैमिली ने पहले कुछ साल मेरी फैमिली और दोस्तों ने सारे ये जगह जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब माशाल्लाह से वॉलंटियर्स हैं तो वो कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। It's I would say कि you have created a large network, है ना, मतलब and alhamdulillah you have I'm really glad, as you say, कि Alia has been a blessing क्योंकि she sort of opened your eyes, है ना, she slowed down your world, as you said earlier, and made you like see things from different perspective. It's really beautiful. Alia के बारे में थोड़ा सा बताएं, what is she like? What's her personality like? She's very headstrong. She's extremely arrogant. उसको अपने बालों के ऊपर बहुत नाज है, बहुत प्राइड है। आलिया की एक स्टोरी थी जब हम लोग बहुत जमाना पहले, आई थिंक शी वाज ओनली 4 years old, तो या 3 साल की थी या 4 साल की, अब मुझे वो सही तरह याद भी नहीं, बट आई हैव ब्लॉग्ड एंड रिटन पोस्ट कंटिन्यूसली, तो मैं स्टोरीज ये छोटी छोटी लिखती जाती हूँ। She is a huge fan of Bollywood music, and even though इस वक्त you know जो भी हमारे nations के बीच में है, I have not been able to switch her over to anything else. She is a huge Bollywood fan. And उसकी जो सबसे beautiful चीज है वो है उसकी smile, because no matter किस किस्म का situation चल रही हो, no matter she's come out of the surgery room swollen like a football, she's always tried to smile, and uski smile hi hai which has kept me and my family going, given us the confidence to look after her. She is very independent because वो हर चीज खुद करना चाहती है, खुद अपने आप को facilitate करना चाहती है, so I'm very very proud of that, because वो confidence होना चाहिए बच्चे के अंदर। and she loves social interaction. तो उसके इतने, अभी तो खैर सब कुछ बंद है, लेकिन जब हम लोग डॉलमन मॉल जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, शी हैज हर फ्रेंड्स, हर दुकान में उनका कोई ना कोई दोस्त है जो कहता है ओ आलिया इज हियर, अच्छा आलिया आ गई हैं। एंड इट्स रियली अमेजिंग कि लोग अपने कंफर्ट जोन में से निकल के जब किसी और को एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, बहुत 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 अमेजिंग इनिशिएटिव एंड जेस्चर होता है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स और जिनके फैमिली में नहीं है डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल नीड्स के बच्चे, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि बट हम बहुत हेजिटेट करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं या किसी फैमिली को देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह इंटरेक्ट करें, क्या कहें। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, अगर आपको उस वक्त, अगर आपको थोड़ा सा भी यू नो you're feeling अंडर कॉन्फिडेंट या हेजिटेंट, द ओनली थिंग आप
that you need to do is just smile, because that smile is just it's not going to transmit or transfer sympathy. It's going to transfer acknowledgement and love. That is it. तो अगर obviously अगर आप smirk दे रहे हैं तो वो तो बहुत ही different हो जाएगा, लेकिन अगर आप बस nod करके smile कर रहे हैं, you have appreciated the existence of this individual in our society, and you have confirmed that I am happy to accept you as a family and you as a citizen of our society, which goes a long way. Beautiful. आपने जैसे कि अभी कॉन्फिडेंस की बात की, तो जैसे हमारी सोसाइटी में काफी इश्यूज हैं which involve surround bullying as well, and Alia is mashallah confident. तो लेकिन early years में आपको fear था कि when she's gonna go out, so she might get bullied by kids or by teenagers or something. तो मुझे थोड़ा उस बारे में बताएं, और मतलब आलिया की स्कूलिंग किस तरह हुई है, उस बारे में थोड़ा सा बता दें। तो रिदा, पहले तो मुझे आलिया से ज्यादा मुझे डर था कि मेरा बेटा बुली होगा, क्योंकि जब वो स्कूल जाना उसने शुरू करा तो जाहिर सी बात है, हर किसी को देखना होता है कि आपकी जो नई बेबी आई है वो, ओ माय गॉड, यू हैव अ न्यू बेबी इन योर हाउस, एंड वो कैसी दिखती है। एंड उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो यू नो वो उस वक्त प्री नर्सरी में था। तो जब प्री नर्सरी में था तो उस वक्त तो एक बहुत ही छोटी सी बेबी थी पोजीटो में। लेकिन जब वो गया नर्सरी में और जब वो गया क्लास 1 में, तो बच्चों ने कहा कि your sister is really weird, she looks like a Frankenstein, she looks like a monster. And वो पहला दिन था जब मैंने अपने बेटे को समझाया कि आर्यन, this is what your sister is. अब it is up to you कि आप एक्सेप्ट करें। एंड ये बहुत डिफिकल्ट चीज है एक 5 साल के बच्चे को समझाना या 4 साल के बच्चे को समझाना कि दिस इज योर सिस्टर, nobody else is going to be love her and respect her as much as you are. कोई अपने कंफर्ट जोन में से उठ के आपकी बहन को डिफेंड नहीं करेगा। तो अगर कोई कह रहा है कि शी लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, that is what she is, and if you want to accept that, that's up to you, and if you don't want to accept that, you can just keep silent. आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ, हर किसी के साथ लड़ो और हर किसी के साथ बातचीत करो, but it is very important कि आपको पता हो what you think of your sister. And that was a very big struggle, Rida, because बहुत सालों तक वो struggle रहा। मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब आर्यन ने मुझे बोला कि मामा प्लीज आलिया को स्कूल नहीं लेके आना, आई डोंट लाइक इट जब लोग उस पर हंसते हैं। एंड मैंने उसको ये समझाया कि वही वाली बात कि इफ वी कीप वरीइंग कि लोग क्या कहेंगे एंड लोग क्या समझेंगे, तो हम नहीं जी पाएंगे। एंड स्लोली over the years, it took about 6-7 years, अभी भी हम स्ट्रगल करते हैं जब उसको ये बुरा लगता है कि कोई उसकी बहन की तरफ उंगली उठाए या उसकी तरफ हंसे। लेकिन अब थोड़ा सा जिगर जो है मजबूत हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है बच्चे में, तो ऑब्वियसली अपनी बहन को उस तरह से लेके चलता है एंड बहुत प्राइड फील करता है विद हिज सिस्टर। विद आलिया तो द फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, बिकॉज आई मीन एज आई सेड कि मैंने बहुत ही अर्ली ऑन एक्सेप्टेंस एंड ये सब अपने अंदर इम्बेड कर लिया था। लेकिन इट इज नॉट फेयर कि हम ये ना सोचें कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, टू इन अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट के साथ। सो जो मुझे ये लगना शुरू हुआ जब आलिया बहुत छोटी थी कि जो दूसरा बंदा है वो पूछना चाह रहा है तो उसको बताओ, ताकि वो आगे लेके उस बात को कन्वर्स कर सके। तो हम लोग मॉल में थे, ओशन मॉल में थे, और उधर आई डोंट नो अगर पता है सबको या नहीं, बट बाउंस है, तो बेटा मेरा बाउंस के अंदर था और आलिया और मैं बाहर खड़े हुए थे, और एकदम से एक 7-8 लड़कियों का झमघटा अबाउट 8 to 9 years old हमारे करीब आया। एंड आलिया उस वक्त 3.5 साल की थी, एंड शी, उसके बाल बने हुए, उसका ड्रेस ऑन पॉइंट, मतलब कि ड्रेसिंग अप में कभी हम लोगों ने कभी भी लैकिंग नहीं करी, या कभी उसके अंदर हम लोगों ने
वो उसको कमी नहीं फील होने दी, उसने हमेशा उसी तरह वो टिप टॉप हर जगह गई है। एंड लड़कियों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। नाउ उस वक्त आलिया को समझ नहीं आया एंड उसने सबके साथ हंसना शुरू कर दिया, बिकॉज लड़कियां हैं इतनी सारी एंड वो हंस रही हैं, तो उसने भी साथ में हंसना शुरू कर दिया। लेकिन एंड I've written a story about this also कि this was अपने पर्सपेक्टिव से आलिया को तो बहुत सोशल इंटरेक्शन मिल रही थी, whatever it was. However, it was a form of bullying because यहाँ पे 7-8 लड़कियां खड़ी होके पॉइंट करके उसके ऊपर हंस रही थी, उसको बोल रही थी कि है इसकी उंगलियां कैसी हैं, है इसका मुंह कैसा है, इसकी आंखें इतनी बड़ी बलजी टाइप क्यों है। मुझे 2 सेकंड का सिंकिंग फीलिंग हुई थी, बिकॉज मैंने कहा ओ माय गॉड, इस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझे खा जाएंगी लड़कियां। तो मैं किस तरह उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, किस तरह अपने आप को सेकेंडरी ठहरा के, अपनी फीलिंग्स को सेकेंडरी ठहरा के इस बुलिंग को कॉम्बैट कर सकती हूँ। तो उस वक्त मैंने कहा कि ओ, इसका नाम आलिया है जिसके ऊपर आप हंस रहे हो, और इसकी 11 सर्जरीज हो चुकी है, सो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो उन्होंने कहा रियली 11 सर्जरीज, किस चीज की सर्जरी हुई इसकी? तो मैंने कहा ये जो उंगलियां आप देख रहे हो ये इसके पास नहीं है, इसकी तो उंगलियां थी नहीं है, तो इसकी उंगलियां बनी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टू बी एबल टू कन्वर्स एंड एजुकेट। उस कॉन्वर्सेशन और इस एजुकेशन से उन बच्चियों ने देखा कि ठीक है, देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट लाइक अस, हु इज डिफरेंट, बट येट वी डोंट नीड टू बी मीन टू हर और बुली हर। एंड उसी वक्त रिदा, उनमें से एक बच्ची थी जो आगे बढ़ी और उसने कहा ओ माय गॉड, लुक एट हर हेयर, दे आर सो ब्यूटीफुल, आप इसके बाल खुद बनाती हैं। एंड एकदम से जो पूरा कल्चर था वो टूट गया, वो जो पूरा एक बुलियन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स हो गया, बिकॉज उस पर्टिकुलर मोमेंट में एक बहुत ही हसीन चीज हुई थी, और वो ये थी आगाही। Those girls had been educated and told okay, yes, there is this child who looks different, feels different, and probably does not stand on the same platform as you, but her life story is different. So जब बच्चे पूछें, और माँ बाप को भी मैं ये कहती हूँ, बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चों का काम है सवाल पूछना। जब वो अपनी कंफर्ट जोन में से निकल के सवाल पूछते हैं ना कि ओहो मामा, लुक एट दैट गर्ल, व्हाट इज रॉन्ग विद हर, तो ये आप मत करें कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, डोंट लुक एट हर, लुक हियर, डोंट डू दैट, बिकॉज देयर आर पेरेंट्स लाइक मी हु विल, आप अपने बच्चे को लेके आए मेरे पास, मेरे बच्चे के पास, और मैं आपको बताऊंगी कि ओ दिस इज आलिया एंड शी इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज हर बैक स्टोरी। एंड उससे इतनी अवेयरनेस और इतनी एक अमेजिंग स्पार्क्स होते हैं रिदा, बिकॉज उस मोमेंटरली हम अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको दबा देते हैं एंड हम बहुत एक फ्रूटफुल अवेयरनेस पे निकल जाते हैं। तो मैं बहुत अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज प्लीज, अगर आपके टिपिकल चिल्ड्रन हैं और अगर वो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, ना कि उनकी क्वेश्चंस को आप दबाएं और फिर उनको रेफर ना करें कि डोंट टॉक अबाउट दिस, इट्स बैड, डोंट look and explain to them so that they know कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, एंड यही उसको मना करना is why we are not an inclusive system, is why we are not an inclusive nation, because जिस दिन हम अपनी कैपेसिटी, अपनी इनसिक्योरिटी से बढ़ के बच्चों को समझाने लगे कि this is all, it's all normal, everything is normal, visually impaired are normal, deaf children are normal, physically different people are normal, तो हमारे एक सोसाइटी का जो नॉर्मल का डेफिनेशन है वो बदल जाएगा। मैं भी जैसे कि मैं आपकी बात सुन रही थी राबिया, ये बड़ी I would say it requires a great strength now, because those girls came up to your child, and obviously you had that sinking feeling for a few seconds, but then you got out of it and you made the attempt to properly converse. But there's a chance that you wouldn't have done that, and you're right कि फिर वो वही circle होती है, those girls wouldn't have understood the backstory, and then maybe they would have done the same or to someone else in the future, and you broke that cycle. So I think to everyone who's listening out there, this is really important कि आप
कन्वर्सेशन स्टार्ट करें. एंड इसी से मतलब मैं एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, मे बी सॉर्ट ऑफ द टॉपिक. राबिया, व्हाई डू यू थिंक वी आर सो हेजिटेंट टू लाइक कन्वर्स, टू मेक कन्वर्सेशन? ये इतनी क्यों जो है ना एक झिझक होती है? देखिए, ये झिझक जो होती है ना, बचपन से माँ बाप डाल देते हैं. तो आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस कि बचपन से ही हमारे माँ बाप जो हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारा जो कल्चर है वो इस तरह का है कि हर चीज को दबा दिया जाता है. यू नो, बच्चा जो होता है, अगर उसके पास कोई सवाल होता है विच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, शायद वो दुनिया भर में वो एक एब्सोल्युटली रेगुलर क्वेश्चन हो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही एक बदतमीजी सवाल समझी जाती है कि तुमने पूछा क्यों सवाल. तो हम बचपन में ही अपने बच्चों में एक ये चीज एम्बेड कर देते हैं और वो एक बीज बो देते हैं कि सवाल नहीं पूछना बेटा, प्लीज. या तो वो बदतमीजी कहलाई जाएगी या आपको कमतर महसूस कराया जाएगा कि सवाल नहीं पूछना. फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और वो एक इंक्विजिटिव टाइम पे आता है, इंक्विजिटिव पैटर्न पे आता है कि वो पूछता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हाई आर वी डिफरेंट, हम क्यों ये कर रहे हैं. रिलीजन पे बातें होती हैं, फिर हम दबा देते हैं. हम समझाते नहीं है, हम दबा देते हैं. हम उसको ओवर शैडो, ओवर पावर करके ये बताते हैं कि देखो, वी आर वाइजर, वी आर सेनर, वी आर एल्डर, एंड तुम मत पूछो ये सवाल. फिर एक और सिचुएशन आती है जब प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं बच्चे, और अगेन वही साइकिल रिपीट होता है. लड़कियों को बताया जाता है कि देखो, अपने सैनिटरी नैपकिन्स को छुपाओ, उनको पेपर बैग्स में रखो, किसी को घर में मत बताओ कि यू हैव बिकम अ वुमन और यू हैव स्टार्टेड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ये बहुत गंदी चीज है. एंड तो क्या बच्चा जो होता है बिटवीन द एजेस ऑफ 10 एंड 13, उसके दिमाग में हम क्या डाल रहे हैं कि तुम गंदे हो, तुम्हें पता नहीं है, ये चीज गंदी है. एंड इसी तरह जब प्यूबर्टी से फिर बच्चा जब टीन्स में आता है तो उसके अंदर ऑलरेडी ये एम्बेड हो गया होता है कि मेरा जिस्म गंदा है, मैं गंदा हूँ. इस तरह के कोई सवालात गंदे हैं, हर किस्म का सवाल जो है प्यूबर्टी या ग्रोथ रिलेटेड वो गंदा है. तो हम लोगों ने उस बंदे को इतना स्मॉल माइंडेड वैसे ही बना दिया है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज बिल्डअप होती जाती हैं. हमने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो एक फ्री विल्ड और फ्री स्पिरिटेड सोच के साथ आगे आगे बढ़े. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर माएँ सोच रही हैं, अगर माएँ समझ रही हैं जो जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं, आई नो कि एक वो पैटर्न होता है कि पूरा विलेज लेके बच्चे को चलेगा, माँ बाप लेके चलेंगे, भाई बहन लेके चलेंगे, लेकिन these are the facts जो I mean ये obviously बहुत ऑफ टॉपिक हो जाएगा रिदा, लेकिन this is one of the main reasons कि you know sexual assaults, फिजिकल एंड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज इतना हमारे मुआशरे में इतना प्रेवलेंट है जिसकी कोई हद नहीं. क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ सफोकेशन ऑफ आइडियाज, सफोकेशन ऑफ थॉट्स, सफोकेशन ऑफ एक्शंस. कि क्या होता है इवेंचुअली, देयर इज सो मच ऑफ इंसेस्ट. हम बाकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन हम इन बच्चों को इन चीजों के बारे में बताते ही नहीं है. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू brought this up because जब मेरी बेटी आलिया, जब मैं हॉस्पिटल्स में अंदर बाहर जा रही थी तो मेरा बेटा उस वक्त से 3.5 साल का था. एंड मुझे इतना फोबिया था कि मेरे बेटे से कोई गलत सवाल कर लेगा, उसको गलत छू लेगा, कोई गलत हादसा हो जाएगा. तो मैंने 3.5 या 4 साल का था उसी वक्त मैंने उसको समझा दिया था कि बेटा दीज आर योर प्राइवेट पार्ट्स, कभी किसी को छूने नहीं देना. एंड कोई भी चीज हो, रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज लिसनिंग. मैंने अपने बच्चों में इतनी आई फील दैट आई होप आई हैव डन द राइट थिंग बाय टेलिंग देम दैट आई एम ऑलवेज लिसनिंग. No matter what you say, I'm always listening. क्योंकि it has given them the confidence to tell me anything and everything. Exactly. नहीं, ये आपने बात बहुत वैसे अच्छी की है क्योंकि I feel although things have changed, parents and children का relationship अब काफी open होना शुरू हो गया, which is a good thing. तो लेकिन पहले बिल्कुल यही बात है, ऐसे ही होता था कि there was so much fear associated कि in fact I was reading somewhere progressive ही कहना चाहिए, father he said कि
if something happens with my child, I don't want my child to think, oh my God, my dad is gonna kill me. I want the child to think, okay, I need to talk to my dad so that he can like sort of figure out what Help to me. do. Yeah, exactly. So ये वाली approach, and it's really important, and your children are very, very lucky to have you as their mother, who has been always open with them and supportive of them. राबिया, सवाल इतने हैं ना कि बंदा मतलब once you start discussing, लेकिन मैं अभी लॉकडाउन के हवाले से पूछना चाहूंगी कि everything is shut down, schooling, मतलब बच्चे घर पे हैं, you have to keep them occupied, and you have 3 kids, and you have like so many roles to manage, जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि you're busy. So how do you make sure कि इस situation में your kids are like occupied and you also get to do all the manage all the other roles you have? So, रिदा, इसका बहुत ही एक आसान सवाल है. वो ये है कि yes, we do a lot of activities. हम लोग बहुत सारी activities करते हैं, लेकिन because अगर ये कोई regular स्कूल बंद होते या कुछ किसी वजह से हम लोग घर में होते, लेकिन लॉकडाउन नहीं होता और सिर्फ घर में होते, तो शायद मेरा एक बहुत ही रेजिमेंटेड स्केड्यूल होता. लेकिन मैंने पहले 2 हफ्ते में ये देख लिया था कि रेजिमेंटेड स्केड्यूल से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था मेरे पर्सनल घर को. तो इट बिकेम गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहाँ पे मैंने ये रोल इख्तियार किया कि अगर मेरे बच्चे को कोई एक्टिविटी करनी है या मेरी बेटियों को कोई एक्टिविटी करनी है, तो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दैट एक्टिविटी विद देम, लेकिन दे नीड टू प्ले ऑन देयर ओन, दे नीड टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, ताकि उनकी एंजाइटी कम हो, मेरी भी एंजाइटी कम हो, एंड हम सब एक न्यूक्लियस की तरह ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ पे एवरीबडी इज गेटिंग टू डू व्हाटएवर दे वांट. Because there will come a time when this lockdown will be lifted, there will come a time when everything will be back to as it is and was, and us waqt then we'll be back to the rat race and grind again. So because it's gonna happen in the future, so you're like, abhi we need to go with the flow. Yeah, bro. That's beautiful. There's this question in the comments. What one piece of advice would you give to other parents of children with special needs who are struggling? देखें, जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, तो स्ट्रगल जो है तो वो तो लाइफ लॉन्ग है. आई होप जो पर्टिकुलर स्ट्रगल जिसमें आप हैं, उसकी जो क्या कहेंगे उसको, जो लेवल है या जो उसका जो इंटेंसिटी है, वो इतनी ना हो. लेकिन दिस इज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल. Once you have a differently abled or a specially abled child in your house, it is a lifelong struggle. And जो main चीज होती है, जो parents सोचते हैं ना कि मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो अपने जो मेरा जो main एडवाइस एंड सजेशन होती है कि प्लीज अपना इक्वेशन, अपना लाइफ का इक्वेशन थोड़ा चेंज करें. Stop thinking about your insecurities and start thinking about कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है. क्या is it best for them to be in a mainstream school? Is it best to be for them to be homeschooled? Is it best for them to be not going to school and be in a vocational training institute? तो हम जब अपनी इनसिक्योरिटीज और हम जब अपने आइडियाज कम इम्पोज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या बच्चा किस तरह बेनिफिट हो रहा है, बच्चा फंक्शनली इंडिपेंडेंट किस तरह रह रहा है, तो हमारे पर भी जो लोड है वो बेहतर होगा. और उस लोड की बेहतरी होने की वजह से हम बच्चे को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे, जहाँ पे हम उसकी नीड्स के अलावा उसके साथ प्यार, उसके साथ खुलूस, उसके साथ काइंडनेस, उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज एंजॉय कर रहे हैं. क्योंकि एक चीज होती है जो
सारे जो जितने भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, भले उनकी विजिबल नीड्स हो या इनविजिबल नीड्स हो, आजकल इनविजिबल नीड्स आर ऑन द राइज, चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम, उनके माँ बाप सुबह से काम करना शुरू करते हैं और रात तक काम करते रहते हैं, बिकॉज बच्चे जो हैं वो सिर्फ 4 से 5 या 6 मैक्सिमम 6 घंटे के लिए सोते हैं, एंड दैट इज नॉट इनफ फॉर अ पर्सन to recuperate, revive, and then start responding again. So the first thing is कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे, you will worry about your breathing, your meditation, your sleep, and it is a very difficult thing to do, Rida. But if you are going to focus on yourself, you will be able to help your child much better. Inshallah, inshallah. This has been really fruitful, Rabia. I seriously don't want to finish because I feel that there's so much one can talk about. But I would like to end with this: Pakistan. What do you feel? How far we have come along, and in acceptance, in awareness, in all of these, interrelated concepts, and what do you see? What the future? How do you see it? Rida, the thing is that we have progressed a lot. हमारी सोच जो है वो बेहतर हो रही है, हमारे माइंडसेट्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं टू द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, जहाँ पे systems are in place, schedules are in place, insurances are in place, health care is in place. तो बहुत सारी चीजों से हम पाकिस्तान में रह के बहुत सारी चीजों से बैटल करते हैं. Everything is on us, right? तो from the beginning, हॉस्पिटल से जब निकलते हैं हम बच्चों के साथ, उसके बाद थेरेपीज से, स्कूलिंग से, everything is on us. Even though we pay taxes, we do everything. Everything is facilitated by the parents. So, जहाँ पे इतनी सारी चीजें इतने सालों में प्रोग्रेस कर गई हैं, अगर आप अवेयरनेस रेस करेंगे, अगर आप दूसरों को समझाएंगे कि क्या हो रहा है, तो अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ती रहेगी और माइंडसेट्स विल कीप इम्प्रूविंग. बिकॉज देखें, अभी भी हम लोग टैबू एंड स्टिग्मा से तो फाइट कर ही रहे हैं. हर फैसेट, हर अरीना पे हम लोग लड़ रहे हैं. वुमेन्स रोल पे लड़ रहे हैं, हेल्थ केयर पे लड़ रहे हैं, बच्चों की नीड्स पे लड़ रहे हैं, थेरेपीज के बारे में लड़ रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग ऑन एंड टुवर्ड्स. सो इफ वी कंटिन्यू टू फाइट टुगेदर टुवर्ड्स अ बेटर प्रोग्रेसिव नेशन, तो चीजें बेहतर होती रहेंगी. आज अगर आप जा रहे हैं अपने थेरेपीज पे, अपने बच्चे को थेरेपी पे लेके जा रहे हैं, know that you have the right to ask your therapist. You have the right to ask them कि क्या उन्होंने अपने आवर्स कंप्लीट करे हैं, क्या उनकी डिग्री जो है वो लगी हुई है उनके वॉल पे, क्या उनके सुपरवाइजर्स हैं, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं. तो जब you will know your rights, you will be able to progress and take others towards progress with you. Inshallah. Thank you so much, Rabia. Thank you so much for joining us today. This has been an amazing discussion. I wish we could talk more, but I honestly feel that we wouldn't stop. So thank you so much for joining us. Thank you so much for having me, Rida. Allah Hafiz. Allah Hafiz.